तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आ चुकी है और आखिरकार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू जा चुका है। आज हम दूसरी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के गवाह बनने वाले हैं। एक ऐसे फॉर्म के गवाह जो गॉड्स के भी ऊपर है, जिसको देखकर सारे यूनिवर्स के गॉड अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। और मुझे माफ करना, आज की वीडियो में भी संकेत सर और राजेश सर नहीं है। रीजन मैंने तुमको पिछली वीडियो में कहा था, मेरे घर में काम चल रहा है। ये काम वगैरह से फुर्सत एक बार मिल जाए फिर अगले महीने से पक्का उनके साथ कोलैब करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी की शुरुआत होती है गैलेक्टिक पेट्रोल से। उनको महसूस हो जाता है कि क्या पता क्यों उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो काफी इंपॉर्टेंट था उनके लिए। कहानी जाती है गोकू और मोरो के फाइट के ऊपर। मीरस को कुर्बान होता देख पूरा माहौल कहीं ना कहीं सन्नाटा हो जाता है। नीचे जमीन पर जंग के मैदान में जैको और गोकू खड़े होते हैं। जैको ने जो देखा होता है उसे यकीन नहीं होता कि मीरस ने ऐसा क्यों किया। क्या वो सच्ची में मर चुका है? जैको गौर से गोकू को देखता रहता है। वो पाता है कि गोकू एकदम चुप खड़ा है, कुछ कह नहीं रहा, कुछ हलचल नहीं हो रही उसके जिस्म से। वो गोकू से पूछता है, गोकू क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, जैको मैंने मीरस से एक और नई चीज सीखा, जो की चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैको थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि गोकू क्या बोल रहा है और कहने का मतलब क्या है उसका। गोकू कहता है, मैंने ये सीखा कि मैं इस जंग के मैदान में अकेला नहीं लड़ रहा। मीरस और विस भी ऊपर से खड़े होकर पूरा नजारा देखते होते हैं। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं विस और मीरस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक एंजल और विस का भाई उनके सामने खत्म हो गया। उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज हमेशा की तरह नॉर्मल होते हैं। मीरस कहता है कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि गोकू क्या करता है। विस जवाब देता है कि क्या गोकू अपने इमोशंस को ऐसे वक्त में कंट्रोल कर पाएगा। फिर से कहानी जाती है गोकू और जैको पर। गोकू कहता है, मुझको वेजिटा ने बचाया, डेंडे ने बचाया और आखिरकार मेरी नजरों के सामने मीरस ने अपने को कुर्बान कर दिया। अच्छा, तो एजेंट मीरस सच्ची में जा चुका है। लेकिन उसने सिर्फ ये मेरे अकेले के लिए नहीं किया, उसने ये किया तो यूनिवर्स के लिए भी किया। गोकू कोशिश करता है कि जितना खुद को शांत रख सके और जितना आराम से बात कर से उतना करने की। वो कोशिश करता है कि जो उसके नजरों के सामने हुआ उसका गुस्सा उसके सर पर ना चढ़ जाए। उसके बॉडी लैंग्वेज से ही तुम पकड़ सकते हो, पहले उसकी मुट्ठी बंधी हुई है। फिर लास्ट में वो खुद को रिलैक्स करता है कि नहीं, रेज नहीं, आराम से जो भी करना है। खुद को पूरा शांत करने के बाद, अपने दिमाग पर और इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद गोकू एक लंबी सी और चैन की सांस लेता है और सारे गुस्से को थूक के साइड करता है और जैको से कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये बताओ जैको, गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन करने का तुम्हारा मकसद क्या था? जैको भी थोड़ा सोचने लगता है कि ये कैसा सवाल है और ऐसा सवाल ऐसे माहौल में तुम कैसे पूछ सकते हो। गोकू कहता है, चलो बता भी दो, क्या वजह थी? जैको भी घबरा के जवाब देता है, अच्छा ठीक है, देखो और सुनो, मेरा मकसद यहाँ काम करने का, गैलेक्सी में शांति बनाए रखने का है। और इनकी यूनिफॉर्म भी काफी औसम है। सही कहा, मीरस की भी ऐसी ही सोच थी। और तुम्हारी तरह मैं खुद अभी के लिए गैलेक्टिक पेट्रोल का एक हिस्सा हूँ और यूनिवर्स में डर का माहौल ना बने, उसी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरा फर्ज है। मैं जरा सा भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी बाहर का ऐरा गहरा मोरो जैसा आके हमारी जमीन पर अपनी मनमानी करे। कहानी जाती है मोरो की तरफ। मीरस उसके सभी कॉपिंग सील्स को तोड़ देता है, जिसके वजह से मोरो भी थोड़ा सहमा सा होता है और मीरस को गालियां देता होता है कि इनकी अलग अलग फालतू की टेक्निक से वो तंग आ चुका है। गोकू जैको को कहता है कि जैको, मेरा काम करना, अब तुम यहाँ से हट जाओ। जैको भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या पता क्यों, लेकिन गोकू ऐसा क्यों करना चाह रहा है। मोरो थोड़ा होश में आने के बाद जब मैदान में नजरें फिरा के देखता है तो पाता है कि पहले 3 लोग थे, जैको, गोकू और मीरस। लेकिन अब उनमें से सिर्फ 2 ही लोग खड़े हैं और वो रहते हैं जैको और गोकू। वो उन खड़े दोनों लोग से पूछता है कि वो तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ भाग गया। गोकू उसकी बात का जवाब देता है कि मीरस अब हमारे बीच में नहीं रहा, जिसका मतलब तुम्हें मारना ही अब मेरा मकसद रह गया है। मोरो भी गोकू की बात सुन के कहता है, तुम अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? मीरस भले से ही जा चुका है, लेकिन उसकी वसीयत अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चैप्टर। इतना ही कह के गोकू कोशिश करता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में बदलने की। उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी ऊपर उठने लगती है। आसमान में एक इतनी बड़ी वेव निकलती है और धूल मिट्टी उठती है कि उस चीज से मोरो और जैको वाकिफ हो जाते हैं कि अब जो भी आने वाला है वो शायद एक नया मुकाम तय करने वाला है। मोरो भी समझ जाता है कि अब हवा बदलने वाली है। जो मनमानी वो चलाते आ रहा था, अब वो मनमानी नहीं चलने वाली। जहाँ तक वो वेव जाती है वहाँ की सारी जमीन और पत्थर टूट के बिखर जाते हैं और आसमान में दूर से गोहान पिकोलो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद दूसरी बार उस ऑरा के जो ऑरा उन्होंने उस वक्त देखे थे, वो एक बार फिर इस नजारे के गवाह बनते हैं।
गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑरा आसमान में इतनी ऊपर उड़ चुकी होती है कि सभी की नजर गोहान, पिक्कोलो, व्हीज, वीरस सब इसको देखते होते हैं। हम देख सकते हैं गोकू पूरा खुद को शांत करके, इमोशंस को कंट्रोल करके कोशिश कर रहा है कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर लाने की। पिक्कोलो समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। गोहान कहता है पिक्कोलो शायद वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं वो चीज को बाहर लाने की। वीरस और व्हीज भी नॉर्मल खड़े रहते हैं हमेशा की तरह। वीरस कहता है कि देखकर लग रहा है कि चीजें तो ठीक चल रही है। व्हीज जवाब देता है हाँ लग तो रहा है, हम एक बार फिर से परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के गवाह बनने जा रहे हैं। फिर अचानक जितनी भी जमीन कांप रही होती है, आसमान पूरा जो ऑरा से भर उठता है वो सब अचानक कहीं गायब हो जाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हुआ हो और गोकू उस फॉर्म में जा चुका होता है जहाँ गॉड्स भी नहीं पहुँच पाते। मोरो भी वाकिफ होता है कि हवा का रुख अब बदल चुका है। पिक्कोलो भी सोच में पड़ जाता है कि अचानक इतनी खामोशी कैसे फैल गई। थोड़ी देर पहले लग तो ऐसा रहा था जमीन, हवा ये सब चीज तहस महस कर देगी आसपास की चीजें। अब तो सोच के भी नहीं लगता कि थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ हुआ भी था। गोहान भी कहता है कि हाँ मुझे भी क्या पता, ऐसा ही लगा कि जो हवा थोड़ी देर पहले चली थी वो कभी चली ही ना हो। गोकू बिना कोई हरकत किए सिर्फ मुंडी आसमान की तरफ करके एकदम शांत खड़ा होता है और आखिरकार वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वही फॉर्म जिसने आखिरी वक्त में वीरस के कंधों से एक बड़ा सा बोझ उठा दिया था, वही फॉर्म जिसने अपने सामने उसको झुकवा दिया था, जो ये सोचता था कि वो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता। और अब यही फॉर्म ड्रैगन बॉल के पूरे इतिहास में दूसरी बार मोरो के सामने आ चुका है। मोरो सोच में पड़ जाता है कि अब ये कौन सा फॉर्म है। गोकू एकदम चुप बिना कुछ बोले मोरो के सामने खड़ा रहता है। अब मैं तुमको यहाँ से थोड़ा एनिमेटेड वर्जन दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सीधी सी बात है लड़ाई की आवाजें मैं मुंह से तो नहीं निकाल सकता। यहाँ हम देख सकते हैं कि गोकू मोरो से दूर खड़ा है। मोरो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता ही है, तब तक उसके हाथ उठाने से पहले उसका हाथ गोकू के हाथों में होता है। ये होता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। सामने वाले की चाल चलने से पहले ही तुम अपनी चाल चल के खत्म कर दो। हम मोरो की शक्ल से देख सकते हैं काफी फ्रस्ट्रेट है वो। गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद शक्ल उसकी बयान कर रही है कि कितना चिढ़ चुका है वो जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो क्योंकि पहले जैसा वो चाहता था हवा का रुख वैसा मुड़ जाता था, लेकिन ये बार वो हवे के रुख को गोकू ने अपनी ओर मोड़कर उस पे फतेह हासिल कर ली। और यही अंदर से घबराहट, बेचैनी, वो फीलिंग जो एक होती है ना कि तुम ही सबसे सुपीरियर हो, तुम्हारे से ऊपर और कोई नहीं है, वो घमंड का चश्मा अब मोरो की आंखों से हट जाता है। कहीं ना कहीं अब उसको मालूम पड़ जाता है कि उसकी औकात क्या है और एक बकरा कब तक खैर बनाएगा, कभी ना कभी तो तवे में तल ही जाएगा ना। और यहाँ दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा ये अमेजिंग लगी, गोकू का ध्यान भी नहीं है फाइट की तरफ, उसकी नजर और उसकी बॉडी का डायरेक्शन कहीं और है और सारी फाइट उसका बाजू का हाथ ले रहा है और मोरो वही गोकू के हाथ पर पूरा रेज कर रहा है, लेकिन गोकू ध्यान भी नहीं दे रहा। मतलब सीधा कहूँ तो सारी की सारी फाइट उसका एक ही हाथ करता होता है और मोरो फ्रस्ट्रेट होकर इतनी कोशिश करता है कि जैसे तैसे वो गोकू को छू ले, लेकिन वो चाह के भी गोकू का एक बाल
भी बाका नहीं कर पाता। मुझे पर्सनली कहूँ तो पूरी मांगा में ये सबसे ज्यादा एपिक सीन लगा, जिसमें गोकू का हाथ साइड में है और वो पूरी फाइट ले रहा है कि ब्रो अब बस, अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी पूरी बॉडी से लड़ो, तुम्हारी मारने के लिए सिर्फ मेरा एक ही हाथ काफी है। बीरस और विस ऊपर से ये सब मंजर देखते रहते हैं। दूसरी बार वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को करीब से देखते होते हैं। बीरस भी कह देता है कि देखा जाए तो गोकू अपने को बेहतर कैसे बनाया जाए ये बखूबी जानता है। विस कहता है कि हाँ, वो दिख भी रहा है। मोरो एकदम फ्रस्ट्रेट, उसका ईगो, उसका अहंकार और उसकी फर्जी इज्जत, उसकी चुरा के हासिल की गई पावर सब तहस महस होते दिखती है। जितने बार मोरो कोशिश करता है गोकू को छूने की, वो छू नहीं पाता। कभी उसका हाथ दीवार से लड़ जाता है तो कभी जमीन से, और कभी कभी वो खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठता है बदले की भावना में। मोरो यकीन नहीं कर पाता कि कुछ देर पहले वो पूरी लड़ाई को अपने हिसाब से लीड कर रहा था, अचानक पूरी लड़ाई को ये शख्स कैसे लीड कर सकता है। वो गोकू से पूछता है कि ये कैसे कर रहे हो, इतना आसानी से तुम कैसे डॉज कर पा रहे हो। मैं सोच नहीं रहा, मेरा जिस्म ये खुद तय कर रहा है कि उसे कब डॉज करना है, और इसी वजह से तुम्हारे एक भी वार मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। मोरो ये बात सुनने के बाद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, खुद से तुम्हारा जिस्म चल रहा है, ये ऐसा कैसे। कुछ भी बकना बंद करो। अब ये चीज मोरो के सर पर चढ़ जाती है और वो भी खुद को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है। अब मैंने इस चैप्टर में कहीं जाके देखा कि मोरो सीरियस हुआ है, नहीं तो इससे पहले मैंने कहीं भी मोरो को इतना ज्यादा सीरियस होते नहीं देखा। ज्यादातर वो चीजें लाइटली लेता था और उसको ये पता होता था कि अगर ये काम नहीं किया तो उसके आगे क्या करना है। लेकिन ये बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता क्यों, अब इसके आगे मोरो के क्या प्लान्स है वो मोरो को खुद नहीं पता। जितने भी उसके ट्रम्प कार्ड थे शायद अब वो उन्हें एग्जॉस्ट कर चुका है। गोकू भी मोरो को चार्ज होता देख वहीं की वहीं खड़ा होकर देखता रहता है और मोरो के चार्ज होने से सब हिल जाते हैं, पूरी जमीन खिसक जाती है, लेकिन गोकू के पैर नहीं खिसकते। वो वैसा का वैसा ही दीवार बन के वहां खड़ा होता है और देखता रहता है कि करने दो, इसको जो करना है कर ले। अब लड़ाई आर पार की है, बहुत हो चुका, इसको हमने बहुत एंटरटेन कर दिया। पिकलो गोहान दूर रह के खड़े होके महसूस कर लेते हैं कि गोकू और मोरो की लड़ाई में अब मोरो भी खुद को पूरा चार्ज करके खुद को उस लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है जहां गोकू है। लेकिन बात वही है ना, इधर एक फ्रस्ट्रेशन से आई हुई पावर और सुलझे दिमाग से आई हुई पावर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। वही फ्रस्ट्रेशन से पावर अप करने के बाद मोरो गोकू पर बिना वक्त गवाए अटैक करने बढ़ पड़ता है और गोकू मोरो को आधे रास्ते में ही रोककर उसकी सारी मूवमेंट्स को रोककर कोशिश करता है उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की, या सील करने की भी तुम कह सकते हो। ये चीज हमने काफी बार देखे हैं। उसको सील करने के बाद गोकू मोरो को आसमान की तरफ उठाता है और एकदम अपने सर के ऊपर रखता है मोरो कोशिश करता है अपने जिस्म को छुड़ाने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। सारा कंट्रोल उसका गोकू पर ही रहता है। मोरो का वही हाल गोकू करता है जैसे एक बकरे के गले में रस्सी डालने के बाद तुम उसे जैसा चाहे वैसा करवा सकते हो। ऑफेंड मत हो ना, मैं एनिमल अब्यूजर नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको तुम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लो। बीरस विस जैको भी देखते रहते हैं कि कैसे गोकू ने मोरो को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मोरो को अपने सर के ऊपर लाने के बाद गोकू वहां उसे रोक देता है और अपने लिए एक परफेक्ट एंगल बनाता है जहां से वो मोरो को क्लियर हिट दे पाए, और बाकायदा पूरा जमीन से नाप लेने के बाद मोरो के बीच का सेंटर निकाल के गोकू खुद को पूरा चार्ज करके एक स्प्रिंग की तरह खुद को जमीन से उछालता है और एकदम मोरो के सेंटर में उसके पेट में इतना गंदा वो क्लियर हिट देता है कि वो हिट शॉकवेव तो मोरो को तो लगती ही है, लेकिन वो शॉकवेव वो पंच की वही नहीं रुकती, वो मोरो के पेट से भी निकल के पूरे अर्थ पर वो शॉकवेव फैल के सेपरेट हो जाती है और उस शॉकवेव से बीरस और वीस भी वहां खड़े खड़े हिल जाते हैं। मतलब ये सोचो, जब दूर खड़े लोग उस शॉकवेव से हिल जाते हैं तो सोचो मोरो के पेट का क्या हाल हुआ होगा। मेरे ख्याल से हग मार दिया रहेगा बंदे ने वो हिट पेट पे लगने के बाद, और उसके एक्सप्रेशन से ही तुम पहचान सकते हो। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इतना तो है पिछवाड़ा येलो तो हो गया होगा मोरो को वो हिट लेने के बाद। अब यहाँ तुम ऑफेंड मत होना। अरे भाई कहानी समझाना, ये गंदी गंदी बात क्यों कर रहा है। देखो ये मेरा कहानी समझाने का तरीका है यार, ये तरीका है कि तुम उसकी जड़ में जा पाओ। गोकू का वो अटैक कितना हैवी हो सकता है, तुम लोग वो चीज को महसूस कर पाओ। गोकू ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता वो पंच मारने के बाद, वो आंख उठा के देखता भी नहीं है कि उसके पंच मारने के बाद मोरो गया कहाँ, किधर गवर्नमेंट पब्लिक टॉयलेट में जाके तो नहीं बैठ गया। बीरस और विस भी इस बात को पकड़ लेते हैं कि हाँ, जो हिट मोरो को लगा है वो नॉर्मल नहीं था। अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा आदमी हग मार दे ये हिट लेने के बाद, और मोरो उनके सामने से ही ऊपर उड़ के जाता होता है। बीरस भी कहता है मानना पड़ेगा, परफेक्ट हिट था। विस बीरस की बात सुन के टोकता है, वाह आपसे
काफी दिनों बाद थोड़ी सी रिस्पेक्ट किसी के लिए सुनने को मिली। बीरस ने साफ कर दिया कि जिस तरह से गोकू लड़ रहा है वो काफी गॉड्स के फाइटिंग स्टाइल से सिमिलर है। गोकू भी देखता है उसके पीछे कुछ तो बातें हो रही हैं और पाता है कि बीरस और विस उसी के पीछे खड़े हुए हैं और वो हंस के बीरस और विस से कहता है कि आप दोनों यहाँ। बीरस जवाब देता है कि रुको मत, ये सब यहाँ की यहाँ ही निपटा दो तो इसके बाद हम आराम से जाके खा सके। फिर एक और आवाज आती होती है गोकू के कानों में और वो आवाज दर्द से चीखने की होती है और वो आवाज मोरो की होती है। मोरो के पेट का पूरा कचूमर बन चुका होता है, उसका जिस्म पूरा पैरालाइज हो चुका होता है। गोकू कहता है तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अब तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं रह सकते। जैसे तैसे मोरो फिर से जमीन का सपोर्ट लेके अपने को उठाता है। उसका शरीर पूरा नाकाम जख्मी हालत में पूरा जवाब दे देता है। पूरे शरीर से उसके खून का रिसाव होता रहता है। गोकू कहता है मेरी बात सुन, तेरे को अब समझ में आ रहा है ना कि दर्द क्या होता है, उनका दर्द जिनको तूने यूं ही मार डाला। अब तुझे समझ आ रहा है ना कि कैसा लगता है। चुप रहो, ये प्रवचन मुझे नहीं किसी और को देना। तू क्या खुद को भगवान के बराबर समझने लगा है? किसी की भी मजाल नहीं कि कोई मुझे ऐसी पावर से डरा सके। मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं ही सबसे सुप्रीम हूँ। किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरे घुटने टिका सके, यहाँ तक कि गॉड तक की भी नहीं। मोरो अपना पूरा आपा खो के फ्रस्ट्रेट हो के पूरा खुद को चार्ज करने लगता है। अब समझ लो यहाँ से वो बैटल दिमाग से नहीं अपने अहंकार से लड़ता है। उसके चार्ज करने से जमीन से क्या पता लेजर बीम कहो तुम उसे जो भी कहो, लेकिन वो हर जगह से जमीन के अंदर से फट फट के निकलने लगती है। जो चीज केफला के बॉडी से निकली थी आसमान से, शायद ये वही सेम चीज है, लेकिन इसमें जमीन से निकल रही है। फर्क इतना है उस वक्त किसी ने कहा भी था शायद कि अगर ये बीम किसी को छू भी गई तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 0 है। तो ये भी वही चीज है शायद। जैको और गोकू चारों तरफ से उस बीम से घिर चुके होते हैं। कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो बीम जमीन से निकल के उनके शरीर के आर पार हो जाए। जैको तो जमीन पर पड़ा रहता है और दुआ मांगता होता है कि कहीं उसकी चपेट में ना आ जाए वो। मोरो यही सबके बीच में कहता है कि अब ये प्लेनेट रहे या ना रहे, अब ये सब मेरे ऊपर है कि देखो सुन लो, मैं तो मरूंगा लेकिन अर्थ को भी अपनी चपेट में ही लेके मरूंगा। तो जो भी करोगे ध्यान से और सोच समझ के करना। और गोकू चुप एकदम वही खड़ा होता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता मोरो की बातों से। और उसका परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तुम देख ही सकते हो। पूरी जमीन वो बीम से फटी जा रही है, लेकिन गोकू को पूरा कॉन्फिडेंट है एक ही जगह पर वो खड़ा है। और फिर गोकू के पीछे से ही जमीन के अंदर से मोरो निकलता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि गोकू को पता है कि मोरो उसके पीछे है, लेकिन उसको फर्क भी नहीं पड़ता। सीधा पैर पीछे करके वो मोरो को मुंह पर ही लात देता है और वो लात लगने के बाद जो बीम जमीन से निकलकर आसमान में ऊपर जाती होती है, मोरो सीधा जाके उसी की चपेट में आ जाता है और उसे टकरा जाता है। मतलब खुद के बिछाए हुए जाल में वो खुद ही फंस जाता है और वो बीम उसको और पूरे उसके शरीर को चीरते हुए उसको और जोर से जमीन पर वापस फेंक देती है। यहाँ हालत देख सकते हो तुम मोरो की कैसी है, सिंग वगैरह सब उसकी टूट फुट चुकी होती है। गोकू भी अब कह देता है कि अब रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ये अर्थ है, कोई खेलने की चीज नहीं कि जिसका मन चाहे तब वो इससे खेल के निकल जाएगा। तुम इतना ज्यादा सोचते हो इस प्लेनेट को लेके, तो अब जो मैं करूंगा वो सीधा इस प्लेनेट को कंज्यूम ही कर लूंगा। ये करने से पहले ही, मतलब वो इतना कहता है नहीं गोकू के सामने, और वापस ही उसे एक और पेट पर जोरदार हिट पड़ जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, कितना गोकू सुन के लेगा उसका। तब से वो तुम्हारी बात सुन रहा है और तुम उसे सुनाए जा रहे हो। कभी कहते हो मार डालूंगा, कभी कहते हो इसको खत्म कर दूंगा, कभी कहते हो उसको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, अब ये बात से नहीं सीधा लात से होगी। तुम एक उल्टी बात कहो, तुम्हारे मुंह पर एक उल्टी लात पड़ेगी। लात पड़ने के बाद मोरो सीधा हवा में उड़ते हुए एक चट्टान से जाके टकरा जाता है और सारी चट्टान उसके सर के ऊपर गिर जाती है और वो उस चट्टान के नीचे दब जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं फिलहाल के लिए तो मोरो का जो न्यू फॉर्म था 7-3 को कंज्यूम करने के बाद उसकी लिमिट इतनी ही थी। अब यहाँ वो रहम की भीख मांग रहा है गोकू से कि रहम करो मुझे, मेरी मदद करो। गोकू भी सुन रहा होता है सब और जैको भी सोचता है क्या क्या कह रहा है ये और किसके मुंह से ये बात सुनाई दे रही है। मोरो दूर से गोकू से गुहार लगाता होता है कि मुझ पे रहम करो, मेरी जान मत लो। गोकू सिर्फ ध्यान से देखता होता है, वो मोरो की बात का कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि गोकू उसके ऊपर रहम करेगा या नहीं। गोकू जैको से पूछता है कि जैको, इसको शायद मौत की सजा हुई है ना? हाँ हुई तो है, तो क्या तुम हमारे लिए एक काम करोगे? अब मुझे यहाँ से एक अर्थलिंग के हिसाब से लड़ने दो। मैं समझ नहीं रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बीरस और वीस को भी ये बात अटपटी सी लगती है कि गोकू के दिमाग में चल क्या रहा है। वीस कहता है कि तो क्या यहाँ से वो गैलेक्ट्रिक पेट्रोल के हिसाब से नहीं लेकिन अर्थ वाले के हिसाब से लड़ेगा? बीरस कहता है कि क्या पता क्यों मुझे, लेकिन अब चीजें ठीक नहीं लग रही। अब इसका सीधा मतलब यही है, गोकू शायद अब अपने हिसाब से मोरो से लड़े जैसे वो हमेशा दूसरों से लड़ता आ रहा है। उसने जैको से पूछा कि मोरो को मौत की सजा मिल चुकी है ना? जैको कहता है हाँ मिली तो है। तो इस पे वो कहता है कि ठीक है अब मुझे मेरे हिसाब से तरीके से लड़ने दो। तो अब गोकू को लड़ने का हिसाब किताब कैसा होने वाला है
वो अगले चैप्टर में हमें पता लग जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा नरेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ यार। मैंने कोशिश तो किया कि हर सीन्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैं, जिससे आप कहानी की ज्यादा गहराई में घुस जाओ। तो हो सके तो इसी चीज के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप रुके हुए हो तो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्री है और यार सीधी सी बात है, स्क्रिप्टिंग की मेहनत जाती है। और उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो तो हमारे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर दो यार। इसका अगला चैप्टर आएगा अगले महीने 19 या 20 को, डिपेंड करता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, एक दिन पहले, कभी कभी एक दिन बाद भी। इसका रिव्यू वीडियो भी 2-3 दिन में आ जाएगा, जिसमें हम बात करते हैं कि ऑल ओवर चैप्टर कैसा था, मुझे क्या क्या पर्सनली अच्छा लगा एक फैन के नजरिए के हिसाब से, और भी हम इसके ऊपर थियरी और प्रेडिक्शन करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप अगला चैप्टर मिस ना कर पाओ यार। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।